Very good morning. Welcome you all in my YouTube channel Civil Engineering Gurukul. So this is lecture number 2 of unit 2, that is connection. So in this particular lecture we are going to be discuss types of riveted joint and different term associated with riveted joint and some codal provisions regarding riveted joints. So आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स क्या है, मीन्स रिवेटेड जॉइंट्स के क्या क्या टाइप्स हैं, और कुछ टर्म जो कि रिवेटेड जॉइंट से एसोसिएटेड है, जो कि रिवेटेड जॉइंट्स में बार बार यूज़ किए जाते हैं, और कुछ कोडल प्रोविजंस, जैसे कि आपको पता है जो कोडल प्रोविजंस होता है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का 800 2007 से हम लोग कंसिडर करते हैं, लेते हैं। सो उसके बारे में कुछ हम रिवेटेड जॉइंट्स के कनेक्शंस के बारे में जो कोडल प्रोविजंस लिए गए हैं IS 800 2007 से, उसको बताएंगे। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस को देख लें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है स्टील स्ट्रक्चर का क्लियर हो पाए और आगे की ओर आप मूव करें। ठीक है, जब तक आप प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखेंगे आपको आगे की वीडियोस समझ में नहीं आएंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना था। एक्चुअली मैं लास्ट में इसे इंसर्ट मैंने नहीं कर पाया था, तो आपको पढ़ना था इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो आपको पढ़ना था मैंने पहले डिस्कस करा था। फर्स्ट जब मैं स्लाइड दिया था इससे पहले फर्स्ट स्टील स्ट्रक्चर का, वहाँ पे कनेक्शंस के बारे में कुछ मैंने डिस्कस करा था। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज है जो आपको जानना होता है यहाँ पे कनेक्शंस में, वो ये है। एज पर एसबीटी सिलेबस आपको पढ़ना है यहाँ पे कनेक्शन यूनिट नंबर 2 है, जहाँ पे आपके 10 नंबर कवर्ड होंगे। ओके, सो इस कनेक्शंस में आपको पढ़ना है रिवेटेड कनेक्शन के बारे में, टाइप ऑफ रिवेट्स के बारे में एंड देयर यूजेस। सो रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिवेट क्या है एंड उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया। ओके, नेक्स्ट पढ़ना है टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स एंड इट्स फेलियर। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट्स। नेक्स्ट assumption in theory of riveted joints, design of riveted joint for axially loaded members. Okay, next welded connection introduction। वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शंस क्या है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन वेल्ड, वेल्ड में कितने स्ट्रेस आ रहे होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, वेल्ड में कितना स्ट्रेंथ होगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ वेल्ड एंड देयर सिंबल्स, डिज़ाइन ऑफ फिलेट वेल्ड एंड बट वेल्ड सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड्स। सो कंक्लूज़न यही है कि आपको इस चैप्टर के अंदर में रिवेटेड कनेक्शंस के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिवेट के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और रिवेटेड जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स क्या होगा, मतलब अगर हम रिवेटिंग करते हैं तो रिवेट्स के अंदर में कितना स्ट्रेंथ आएगा। नेक्स्ट इफिशियंसी ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट्स, मतलब उसकी दक्षता यानी उसकी इफिशियंसी, रिवेटेड अगर हम लोग करते हैं तो उसकी कितनी इफिशियंसी होगी। एजम्पशन थियोरी ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, मतलब जो एजम्पशन क्या क्या एजम्पशन किए गए हैं रिवेटेड जॉइंट्स के थियोरेटिकल पार्ट में। डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं रिवेटेड जॉइंट्स का फॉर एक्सियली लोडेड मेंबर्स। उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में वेल्डेड कनेक्शंस के बारे में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वेल्डेड कनेक्शंस एंड इंट्रोडक्शंस। वेल्डेड कनेक्शन होता क्या है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन वेल्ड, वेल्ड में कितने परमिसिबल स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड क्या होगा, एडवांटेजेस क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा वेल्ड का, एंड क्या एडवांटेजेस है अदर के कंपैरिजन में, रिवेटेड कनेक्शन के कंपैरिजन में एंड वेल्डेड कनेक्शन की एंड बोल्टेड कनेक्शन के कंपैरिजन में क्या एडवांटेजेस है वेल्ड कनेक्शन की, जिसको हम लोग बार बार वेल्डिंग को ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं, क्या इसके मतलब क्या एडवांटेज है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ वेल्ड कि वेल्ड कितने टाइप्स के होते हैं, इसके सिंबल्स क्या है, वेल्डिंग को कैसे हम लोग साइड पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं डायग्राम्स के थ्रू, ताकि जो काम कर रहा हो उसको आसानी से पता चले। एंड डिज़ाइन ऑफ फिलेट वेल्ड उसके बाद पढ़ेंगे, एंड बट वेल्ड सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। सो दीज आर द एक्सट्रैक्ट विच इज टेकन फ्रॉम एसबीटी सिलेबस। ओके, तो आपको इतनी चीज़ें आपको सिलेबस में पढ़ना है, यहाँ से आपके 10 नंबर कवर्ड होंगे। सो आई होप कि आपको इस चैप्टर के बारे में जानकारी हो गया होगा कि इस चैप्टर में आपको करना क्या है और पढ़ना क्या है। ओके, सो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम लोग आगे स्टार्ट करते, आगे देखते हैं कि आज क्या और क्या क्या जानेंगे हम लोग। ओके,
सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं। मान लो कि आप जब रिवेटिंग करने जा रहे हो तो रिवेट को कैसे, मेंबर को कैसे जॉइंट करोगे आप, ठीक है ना, मेंबर को कैसे जॉइंट करके रिवेटिंग करोगे। एक कॉमन सी सेंस है, जैसे कि आप रिवेटिंग करने जा रहे हो, मान लो आपके पास दो मेंबर है, मान लो कि आपके पास दो मेंबर है, एक मेंबर जो है आपका ये है, ओके, एक मेंबर ये है, नेक्स्ट जो मेंबर है हमारा, नेक्स्ट मेंबर मान लो कि ये नेक्स्ट मेंबर है। अब इस दो मेंबर को हमें कनेक्ट करना है, ओके, कनेक्ट करना है। सबसे पहले अगर हम रिवेटिंग की बात कर लेते हैं तो आप जो है दो तरीके से इस कनेक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। पहले आप इतना समझो, पहला ये है और दूसरा नंबर ये है मेंबर। अब इसको कनेक्शन अगर हमें करना है तो आप किस तरीके से इसको कनेक्ट करोगे। पहला एक तरीका हो सकता है कनेक्ट करने का, इसका पहला एक तरीका जो कनेक्शन का हो सकता है इसका ये हो सकता है कि आप एक प्लेट को ऐसे रखो, एक प्लेट को ऐसे रख सकते हो, ठीक है, और दूसरी प्लेट जो आपकी ग्रीन वाली है, इस ग्रीन वाली प्लेट को आप यहाँ पे कैसे रख सकते हो, एक नीचे ऐसे रख सकते हो, है ना, ग्रीन वाली प्लेट को ऐसे रख सकते हो, है ना, ऐसे रख सकते हो। उसके बाद में क्या करोगे, आप यहाँ पे होल करोगे। आपको जैसे कि पता है कि रिवेटिंग करने के लिए होल करना पड़ता है, आप यहाँ पे क्या करोगे, होल करोगे। मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ यहाँ पे होल को, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, होल करोगे, है ना, होल करोगे तभी तो रिवेटिंग होगा ना। होल करोगे, होल करने के बाद इसमें आप क्या करोगे, रिवेटिंग करोगे, है ना। होल करने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, रिवेटिंग करोगे, ठीक है। रिवेटिंग करने के बाद यहाँ से जो अब उसका क्या है, हेड होता है, यहाँ पे हेड हो जाएगा और अंदर में ऐसे जा करके क्या होगा, इधर से जा करके इधर से भी हेड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है शैंक होगा, इसके अंदर में होगा, अंदर में इंसर्टेड होगा, ये शैंक वाला पार्ट है, और बाहर में क्या है, ये वाला हेड वाला पार्ट है, ओके। बाहर वाला पार्ट क्या है, ये हेड है, ये क्या है, हेड है, अंदर वाला पार्ट शैंक। एक ये तरीका हो सकता है कनेक्ट करने का, हो सकता है ना ऐसा तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है प्लेट को कनेक्ट करने का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है यहाँ पे आप जो रेड वाली प्लेट है उसको आप ऐसे रखो, ऐसे रेड वाली प्लेट को रख सकते हो, है ना। और जो ग्रीन वाली प्लेट है, जो ग्रीन वाली प्लेट आपको दिख रही है फिगर में, जो ग्रीन वाली प्लेट है उसको आप ऐसे रख सकते हो, इसको ऐसे, इसको एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे रख सकते हो, है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे आप कि उसके ऊपर, यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्या करोगे आप, एक प्लेट डालोगे, यहाँ से एक प्लेट ऐसे इसमें डालोगे और नीचे से एक प्लेट ऐसे यहाँ पे एक प्लेट ऐसे डालोगे और होल करके क्या, एक प्लेट ऐसे डाल करके अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे होल करोगे, यहाँ पे होल करोगे, ठीक है, और यहाँ पे होल करोगे और दोनों जगह क्या करोगे, रिवेटिंग करोगे। यहाँ पे भी रिवेटिंग करोगे, ऐसे रिवेटिंग करोगे, और यहाँ पे ऐसे रिवेटिंग करोगे, और यहाँ पे ऐसे रिवेटिंग करोगे, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे एक प्लेट को दूसरे प्लेट के नीचे रखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टर्म को समझना, ताकि आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिए एक प्लेट को यहाँ पे ऐसे रखा गया है और दोनों को ऐसे ज्वाइंट किया गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्लेट को ऐसे रखा गया है और दूसरे प्लेट को ऐसे रखा गया है ना, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट में रखा गया है, और ऊपर से यहाँ पे एक प्लेट का यूटिलाइज किया गया है, यहाँ पे एक प्लेट का क्या किया गया है, यूटिलाइज किया गया है दोनों मेंबर को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बोल्टिंग और यहाँ पे बोल्टिंग किया गया है, या फिर सॉरी रिवेटिंग किया गया है, रिवेट पढ़ रहे हैं हम लोग ना, रिवेटिंग किया गया। और यहाँ पे ये हेड है, कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा लोग पढ़ते हैं हेड है और अंदर वाला पार्ट शैंक है, फिर यहाँ जा करके हेड का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, ऐसा होता है ना। दो ही तरीका हो सकता है ना। अब एक तरीका क्या हो सकता है, इस तरीके से हो गया। अब एक तरीका ये हो सकता है कि मान लो आपका एक प्लेट है, मान लो कि आपका एक प्लेट है, मान लो ये ग्रीन प्लेट है ना, और दूसरी प्लेट रेड प्लेट है जो आपको ज्वाइन करना है ना। मान लो दूसरी प्लेट रेड प्लेट है जिसको आपको ज्वाइन करना है, तो इसको ऐसे रख दिए। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर भी एक प्लेट डालेंगे, इसके ऊपर भी आपने एक प्लेट डाला, है ना। अब इसके नीचे भी आपने एक प्लेट डाला, ठीक है। उसके बाद फिर अब इसमें क्या करेंगे, आप रिवेटिंग करेंगे, यहाँ पे आप होल करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, होल करेंगे, और यहाँ पे आप रिवेटिंग करेंगे ऐसे, है ना। यहाँ पे रिवेटिंग करेंगे, यहाँ पे भी होल करेंगे, यहाँ पे भी होल करेंगे, और ऐसे आप रिवेटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सामने निकल करके आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जॉइंट्स के बारे में, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आगे अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ओके। आप देखिए यहाँ पे ये जो जॉइंट्स है, ये वाला जॉइंट्स, ठीक है, जिसको हम एक प्लेट को ऐसे रखे और एक प्लेट को ऐसे रख करके ऐसे किए हैं, ये कहलाता है लैप जॉइंट। इसको क्या कहते हैं, एकदम बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिए, इसको कहेंगे हम लोग लैप जॉइंट। जब भी इस टाइप का कोई जॉइंट दिखे तो लैप जॉइंट होगा, और जब भी एक दूसरे को अगेंस्ट में प्लेट को रख करके ऊपर से एक प्लेट का यूज़ किया जाएगा, तो जो ये वाला प्लेट ऊपर से यूज़ किया जाता है इसको कहा जाता है कवर प्लेट, याद रखिएगा।
दो प्लेट को कनेक्ट करने के लिए जब भी हम एक दूसरे ऊपर से एक प्लेट रखे हैं और उसमें हम रिवेटिंग किए, इसको कहेंगे हम लोग क्या, इसको कहेंगे हम लोग कौन सा प्लेट, इसको प्लेट कहेंगे कवर प्लेट। ओके, यानी यहाँ पे क्या किया गया है, दो मेंबर को कनेक्ट किया गया और उसके ऊपर से एक प्लेट रखा गया है, इसको कहेंगे सिंगल कवर कौन सा ज्वाइंट, बट ज्वाइंट। जब भी हम एक दूसरे के अगेंस्ट में प्लेट को रखते हैं ऐसे तो इसको कहेंगे बट ज्वाइंट। अब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो इसको कहते हैं लैप ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि एक कवर प्लेट का यूज़ किया गया इसलिए कहा जाता है सिंगल कवर बट ज्वाइंट। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे प्लेट का यूज़ किया गया है, नेक्स्ट वाले में क्या किया गया है, एक यहाँ पे प्लेट का यूज़ किया गया है, एक नंबर प्लेट यहाँ पे है और नीचे से भी दूसरा प्लेट का यूटिलाइज किया गया है। इसको कौन सा ज्वाइंट कहेंगे, इसको कहेंगे डबल कवर, क्योंकि ऊपर में भी एक प्लेट है और नीचे में भी एक प्लेट यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है ना, ये कहेगा डबल कवर। और यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट में प्लेट को रखा गया है, यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट में है और क्या कौन सा ज्वाइंट हो जाएगा, बट ज्वाइंट। जब भी प्लेट को एक दूसरे के अगेंस्ट में रख करके हम ज्वाइंट करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कवर प्लेट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर एक साइड यूज़ करते हैं कवर प्लेट तो सिंगल कवर बट ज्वाइंट, अगर दोनों साइड प्लेट का यूज़ करेंगे तो डबल कवर बट ज्वाइंट। ओके, और जैसे एक दूसरे के ऊपर रख करके हम ज्वाइंट कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला फिगर आप देख रहे हैं, जैसे ये वाला फिगर में इसको कहेंगे हम लोग लैप ज्वाइंट। ओके, सो आई थिंक कि ज्वाइंटिंग का जो आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। ज्वाइंटिंग हम इसी दो तरीके से कर सकते हैं मेंबर्स को कनेक्ट, यही दो तरीका हो सकता है, दो मतलब तरीका हो सकता है इससे हम लोग मेंबर को कनेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, दो या तीन तरीका, ठीक है ना। पहला लैपिंग कर सकते हैं हम लोग, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या केसेस है कि दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट में रखें और एक साइड में यहाँ पे क्या करें, कवर प्लेट का एक साइड में हम लोग यहाँ पे कवर प्लेट का यूज़ करें, जैसे कि इसमें किया गया है ना। तीसरा क्या हो सकता है कि हम दोनों मेंबर को एक दूसरे के अगेंस्ट रखें, उसके ऊपर एक कवर प्लेट का यूज़ करें और उसके नीचे भी एक कवर प्लेट का यूज़ करें, तो ये कहलाएगा डबल कवर बट ज्वाइंट। ओके, आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब आपको जब ज्वाइंट्स कहीं भी देखेंगे आप कनेक्शंस को, तो आपका इसी दो या तीन तरीके से मेंबर को कनेक्ट किया जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में हम इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में देख रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ज्वाइंट्स जो होता है दो तरीके से होता है, दो तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, पहला लैप ज्वाइंट, दूसरा बट ज्वाइंट। लैपिंग कहने का मतलब है प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखना, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स P आ रहा है, यहाँ पे भी फोर्स P आ रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया है, ये पहला नंबर प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट है, ठीक है, पहला प्लेट है और यहाँ पे क्या है, ये दूसरा प्लेट है। अब दोनों प्लेट को क्या किया गया, एक दूसरे के ऊपर रखा गया और यहाँ से यहाँ पे रिवेटिंग से कनेक्ट किया गया है, यानी ओवरलैप कर रहा है। नहीं बोलते कि यार ये चीज़ ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कहने का क्या मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर वहाँ पे क्या हुआ है, एक दूसरे के ऊपर है, चढ़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसको कहेंगे हम लोग ओवरलैपिंग, है ना। तो इस टाइप के जॉइंट्स को कहते हैं लैपिंग जॉइंट्स, ओके, या ओवरलैपिंग जॉइंट्स। ये चीज़ आप बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से हम एक तरीका ये हो सकता है कि हम मेंबर को इस तरीके से ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इन लैप ज्वाइंट, इन दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट द प्लेट आर कनेक्टेड ओवरलैप ईच अदर। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले इमेज में दिखाया और इमेज से बताया कि इस तरीके से ज्वाइंटिंग किया जा सकता है। द लैप ज्वाइंट, सिंगल रो, स्टैगर्ड और चैन रिवेटिंग। ओके, सो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि लैप जॉइंट्स क्या है। लैप जॉइंट्स मतलब दो प्लेट को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ज्वाइंटिंग करते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है और इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो लिखा हुआ द लैप जॉइंट, सिंगल रो, स्टैगर्ड और चैन रिवेटिंग। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप ज्वाइंटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये तो एक सिंगल बोल्ट है ना, यहाँ पे सिंगल रो में ही हम रिवेटिंग कर सकते हैं, है ना। सिंगल रो मतलब एक रो में या एक कॉलम्स में यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, रिवेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो लैप जॉइंट्स होता है सिंगल रो, स्टैगर्ड और चैन रिवेटिंग्स होता है। ओके, सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा लैप जॉइंट्स का क्या मतलब है ना। कनेक्शंस बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है क्योंकि कनेक्शन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे तभी आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, है ना। मुझे लगता है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रहा होगा, कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा बट जॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, सबसे फर्स्ट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने सारी चीज़ें बता दी, मैंने सारी कहानी बता दी उसकी। अब अंदर में कुछ नहीं है, जब आपको कहानी समझ में आ गया है तो अब अंदर में कुछ नहीं है। अब देखिए ये प्लेट नंबर 1 है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेट नंबर 1 ये है। ओके, सो नेक्स्ट प्लेट नंबर 2 कौन सा, ये देख लीजिए, प्लेट नंबर 2 ये है, जिसको दोनों को कनेक्ट करना है। लैपिंग में हम लोग क्या करते थे कि एक प्लेट को ऐसे रखता है, मान लो एक प्लेट ऐसा था और दूसरा प्लेट मान लो ग्रीन वाली प्लेट है,
एक प्लेट को ऐसे रखते थे हम लोग, है ना, ये लैप करते थे, मतलब यहाँ पे क्या किया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओवरलैप, इसी को कहा जाता है, दोनों देख रहे हो ना, यहाँ पे ओवरलैप कर गया है ना, इसको कहेंगे ओवरलैपिंग जॉइंट्स, है ना, या लैपिंग जॉइंट्स कहेंगे, इसको लैप कहा जाता है। बट देखिए यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, ये एक प्लेट और दूसरी प्लेट, ये दूसरी प्लेट और ये पहली प्लेट है। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरे के अगेंस्ट में रखा गया है, देखिए यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट में, ये लैप कर रहा है क्या, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ प्लेट नहीं ना है, इसलिए कहेंगे इसको क्या, बट जॉइंट। पहले तो इसमें बट जॉइंट इसको कहेंगे। अब जैसे ही इसको, अब मान लो कि एक दूसरे के अगेंस्ट में प्लेट रखोगे, अब इसको ज्वाइंट करना है तो कैसे करोगे, कोई तीसरा प्लेट चाहिए अब इसके लिए, है ना, जो तीसरा प्लेट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड कवर प्लेट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट, दैट इज कॉल्ड कवर प्लेट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कवर प्लेट, ओके, दैट इज कॉल्ड कवर प्लेट। तो देखिए पहले तो ये समझिए, ये कहला गया बट जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कवर यूज किए और कवर क्या है, एक साइड में है तो सिंगल हो गया, यानी कि सिंगल रिवेटेड, ठीक है, कवर बट जॉइंट, है ना, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपका जो रिवेटिंग है ये क्या है, ये सिंगल कवर में किया गया है, ठीक है, तो याद रखना सिंगल रिवेटेड कवर बट जॉइंट्स, है ना। अब देखिए चूंकि यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेट है, यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेट है, यहाँ पे देखिए ये जो पहली, यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली में जो हैचिंग किया गया ये प्लेट है, ये पहली प्लेट है, और यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट प्लेट है यहाँ पे, और दूसरी प्लेट जो है यहाँ पे ये है, ये दूसरी प्लेट है ना, ये दूसरी प्लेट है। अब दोनों को एक दूसरे के बट रखा गया, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट रखा गया है, एक दूसरे को बट कर रहा है, ये नहीं ना कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पे कवर प्लेट जो है यहाँ पे एक साइड ऊपर में और एक साइड नीचे में, यहाँ पे दो कवर प्लेट का यूज़ किया गया है, दो कवर प्लेट है, एक साइड वो वाला और एक साइड नीचे वाला, है ना। अब बताइए क्या है, ये डबल कवर है, ये क्या है, डबल कवर है, ओके। सो डबल रिपीटेड डबल कवर बट जॉइंट इसको कहते हैं, क्या है, डबल रिपीटेड डबल कवर बट जॉइंट्स। सो देखिए अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि किसी भी मेंबर को कनेक्ट करना है तो यही तीन तरीका हो सकता है ना, चौथा तरीका क्या हो सकता है, अब किसी चीज़ को कैसे जोड़िएगा, यही जोड़ने का तरीका है ना। आप भी घरों में या कोई भी चीज़ जोड़ते हैं तो इसी तरीके से जोड़ सकते हैं, है ना, कोई भी चीज़ जोड़ना हो तो यही तीन तरीका है जिससे हम लोग ज्वाइंटिंग कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ज्वाइंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। कहीं भी डाउट्स है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको इसका डाउट क्लियरिंग सेशंस में आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, ओके। तो चलिए थैंक यू एवरीवन कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, ठीक है। और आगे के सेशंस के लिए आप लोग बिल्कुल ये मत होइए, आगे का जो भी सिलेबस आपको कराना है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप प्लीज़ समझते चलिए, ठीक है। आपको इस जो स्टील स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ऐसा बिल्टअप हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे, जब भी देखोगे मेंबर्स वगैरह तो आपको ऐसा याद आएगा कि सर बताते थे वो मेंबर होता है ऐसे करेक्ट करते हैं, है ना, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बस आप लोग वीडियोस को देखिए और नोट्स को बनाइए, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लीट कराना, सिलेबस को क्या कराना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आप मेरे पे छोड़ दो इसके लिए। लेकिन आपको बस मैं जैसे बता रहा हूँ उसके करस्पॉन्डिंग में आपको करते चले जाना है, नोट्स बनाते चले जाना है, और आप इसके बाद कोई भी कंपटीशन के क्वेश्चन उठाना, एसएससी जेई के क्वेश्चंस हो या फिर और भी क्वेश्चंस हो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के, आप क्वेश्चन को उठाना, देखना आपको कैसे कंटिन्यूसली बनते हुए चला जाएगा, मतलब जो आपके सिलेबस में है, ऐसा नहीं करो कुछ भी बनते हुए चला जाएगा, कि जो भी आपके सिलेबस में पढ़ना है उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी क्वेश्चन है आपसे नहीं छूटने वाले हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, क्योंकि मैं बिल्कुल डीप बता रहा हूँ, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, ओके। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं, ओके। देखिए अब कुछ कॉमन डेफिनेशंस है जो कि एसोसिएटेड है आपके इस रिवेटेड जॉइंट से, इसमें आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखिए आपको नॉमिनल डायमीटर्स के बारे में पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि जो मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला है कनेक्शन का, वहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। सो चलिए मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ नॉमिनल डायमीटर के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स को। अगर मान लो कि ये रिवेटिंग है, ओके, मान लो कि ये रिवेट्स है। अब रिवेट्स में क्या क्या होता है, हेड होता है, मैंने आपको बताया था हेड होता है, ओके। और हेड क्या होता है, हेड के अलावा क्या होता है, शैंक होता है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, शैंक कहलाता है, ये वाला पार्ट हेड कहलाता है, और यहाँ पे ये टेल कहलाता है ना। ये तीन चीज़ें होती हैं रिवेट्स में। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो शैंक का डायमीटर होता है, अब मान लो कि आपको होल करना है प्लेट में, तो जो शैंक का डायमीटर होता है, जो शैंक का डायमीटर होता है दैट इज कॉल्ड नॉमिनल डायमीटर। कल आपको मैंने बताया था ना कि जो शैंक का डायमीटर होता है दैट इज कॉल्ड नॉमिनल डायमीटर। अब आप रिवेट क्यों कर रहे हो, रिवेट इसलिए कर रहे हो कि दो मेंबर को कनेक्ट करना है, तो दो मेंबर को कनेक्ट करना है तो व्हाट टू डू, क्या करोगे आप, मान लो ये मेंबर्स है ना, और एक मेंबर और रेड वाली मेंबर मैं दिखा देता हूँ, एक और रेड वाली मेंबर है और रेड वाली मेंबर्स है ऐसा, अब इसको कनेक्ट करना है। सो व्हाट डू यू, क्या करोगे आप, इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे होल करोगे, होल करोगे ना,
तो मैंने बताया था ना कि जब रिवेटिंग, आप मान लो कि आप रिवेट यहाँ पे इंसर्ट करने जा रहे हो, सो मैंने क्या बताया था आपको कि जो शैंक का लेंथ है इसमें इंसर्ट करेगा, इस वाले पार्ट में क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। तो यही वाला जो लेंथ होता है ना, ये ग्रिप कहलाता है। मैंने वो कल बताया था ना, ग्रिप कहलाता है जितना लेंथ शैंक का पार्ट जो प्लेट में हमको करना है, वहाँ पे जितना शैंक का पार्ट इम्बेडेड है दैट इज कॉल्ड ग्रिप। ओके, एंड देखिए यहाँ पे जो होल हम करेंगे इस वाले पार्ट में, स्मॉल डी इसको हम कह रहे हैं, स्मॉल डी, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डायमीटर और क्रॉस डायमीटर। ओके, सो शैंक का डायमीटर नॉमिनल डायमीटर, और जिस प्लेट में हम रिवेटिंग करने जा रहे हैं उसके होल का डायमीटर दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर। सो मैंने आपको बिल्कुल कहानी की तरह पहले ही बता दिया था ना कि नॉमिनल डायमीटर क्या होता है और ग्रॉस क्या होता है। सो यहाँ से भी आपको समझ में आ गया होगा। इन सिंपल टर्म, जो रिवेटिंग करने जा रहे हैं उस रिवेट के शैंक का डायमीटर दैट इज कॉल्ड नॉमिनल डायमीटर, और जिस प्लेट को कनेक्ट करने जा रहे हो उस प्लेट में जो होल कर रहे हो आप, उस होल का डायमीटर कहलाएगा इफेक्टिव डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर। सो इफेक्टिव डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर हमेशा शैंक के डायमीटर से ज़्यादा होगा, तभी जा करके वहाँ पे रिवेटिंग हो पाएगा। और कितना ज़्यादा होगा आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, सो चलिए यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट को समझा, नॉमिनल डायमीटर के कॉन्सेप्ट को और इफेक्टिव डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर के कॉन्सेप्ट को। मुझे लगता है कि आपको मज़ा आ रहा होगा इस लेक्चर के साथ में, और बिल्कुल मज़ा लेकर के ही पढ़िए, बिल्कुल इंजॉयमेंट करके पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं है। बस आपको समझते हुए चले जाना, आगे की ओर में रेस्ट मैं हूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट अभी टर्म यूज़ होगी इस स्लाइड्स में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको बार बार कंफ्यूज करेंगी, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है कहीं भी। ओके, तो यही प्लेट है, यहाँ पे प्लेट में अब यहाँ पे रिवेटिंग किया गया है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये रिवेट बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए ये रिवेट किया गया है, एक रो में किया गया, ये रिवेटिंग किया गया है ना। नेक्स्ट रो है ये वाला, थर्ड रो है ये वाला। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स पी लग रहा है ना, फोर्स पी लग रहा है मेंबर में, ऐसे फोर्स पी लग रहा है। ओके, तो एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, पिच क्या होता है। ठीक है, पिच मतलब होता है जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है। अब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है ना। अब ये मान लो ये सब क्या किया गया है, ये सब रिवेट किया गया है, ये सब जितने भी आप देख रहे हो ये सब रिवेट का होल का डायमीटर है, ग्रॉस डायमीटर है, ये सब रिवेटिंग किया गया है, ये सब है ना, ये सब क्या है, रिवेट है। ये सब जितने भी आप देख रहे हो ये सब क्या है, रिवेट है, ये सब रिवेट है ना। तो रिवेट में कितने रो है यहाँ पे, पहला रो ये वाला है ना, और दूसरा रो ये वाला है, और तीसरा रो नीचे वाला है। 3 रो है इस रिवेट में, है ना। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स होता है ना, फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो लाइन होता है, फोर्स के पैरेलल में जो लाइन होता है, कौन कौन सी लाइन से फोर्स, ये वाला फोर्स पैरेलल जा रहा है, इसके पैरेलल कौन कौन से लाइन है, एक ये वाला लाइन है, एक सेकेंड लाइन ये वाला है, और थर्ड लाइन ये वाला है। इसको कहते हैं हम लोग गेज लाइन। याद रखिएगा, फोर्स के पैरेलल में और रिवेट के जो डायमीटर है उसके सेंटर से जो लाइन क्रॉस करता है उसको कहेंगे हम लोग गेज लाइन। बिल्कुल याद रखिएगा, गेज लाइन, GAUGE, गेज लाइन। फोर्स के पैरेलल में और रिवेट के सेंटर से जो होकर के लाइन क्रॉस करती है दैट इज कॉल्ड गेज लाइन। क्या कहेंगे उसको, गेज लाइन। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ तक अगर समझ में आ गया आपको गेज लाइन, तो अब आप यहाँ से 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट निकलेगी। ओके, अब आपको याद रखना है, अब रिवेट जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग रिवेट्स है, मान लो कि एक रिवेट यहाँ पे है और एक रिवेट यहाँ पे, इस दोनों रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन पैरेलल टू द फोर्सेस, फोर्स के पैरेलल में जो 2 रिवेट्स है उस दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पिच। बिल्कुल याद रखिएगा इसको, क्या कह रखिएगा इसको याद, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में 2 रिवेट के बीच की दूरी, 2 रिवेट के बीच का डिस्टेंस, उसको कहेंगे हम लोग पिच। ओके, सो पिच से आपका क्लियर हो गया होगा। मान लो कहीं लिखा हुआ है, पिच लिखा हुआ है कि पिच यहाँ पे 10 mm है, सो बिल्कुल क्लिक करना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में 2 रिवेट के बीच की दूरी, 2 रिवेट के बीच का डिस्टेंस जो है 10 mm है, यानी वहाँ का पिच 10 mm है। सो यहाँ पे आपको एक समझ में आएगा, पहला गेज लाइन। गेज लाइन मतलब फोर्स के डायरेक्शन में रिवेट के सेंटर, रिवेट के होल के सेंटर से जो लाइन क्रॉस कर रही है दैट इज कॉल्ड गेज लाइन। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड गेज डिस्टेंस यहाँ से निकल करके आएगा। ओके, तो गेज डिस्टेंस क्या होता है, गेज डिस्टेंस मतलब
दो कॉरस्पॉन्डिंग गेज लाइन। अब एक गेज लाइन ये वाला है ना, दूसरी गेज लाइन कौन सी है, ये वाला है, ये दूसरी गेज लाइन है और ये पहली गेज लाइन है। मैंने बताया ना, पहला गेज लाइन ये है, रिविट के पैरेलल में, फोर्स के पैरेलल में और रिविट के सेंटर से ये लाइन क्रॉस कर रही है ना, इस तरीके से ये भी क्रॉस कर रही है। अब दो गेज लाइन, तो पहला गेज लाइन कौन है, मान लीजिए पहला गेज लाइन ये है और दूसरी गेज लाइन ये है ना। दो गेज लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो गेज लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है गेज डिस्टेंस। क्या कहलाता है, गेज डिस्टेंस, और इसको स्मॉल जी से हम लोग डिनोट करते हैं। दो गेज लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है गेज लाइन, उसके स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ओके, तो चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बताना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है एज डिस्टेंस। क्या आता है, एज डिस्टेंस। सो एज डिस्टेंस मतलब होता है जो भी आपका कनेक्टिंग मेंबर है उसका एज मतलब किनारा, उसके किनारे से लेकर के उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रिविट, यहाँ से जो पहला रिविट हमको मिलेगा, पहला रिविट कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसके सेंटर तक का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। क्या मैंने कहा, रिविट का जो कनेक्टिंग मेंबर है उस मेंबर के किनारे से जो फर्स्ट रिविट मिल रहा है हमको, यहाँ से जो पहला रिविट मिल रहा है, ये पहला रिविट मिल रहा है, इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कहलाता है हमारा एज डिस्टेंस, और इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ओके, एज मतलब किनारा, सिंपल वर्ड है, किनारे का डिस्टेंस मतलब जो हमारा कनेक्टिंग मेंबर ये वाला है, इसका किनारा से लेकर के जो इसके बाद पहला रिविट हमको मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो सेकेंड रिविट मिलेगा यहाँ से ये वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो पहला रिविट हमको मिलेगा, जो पहला रिविट मिलेगा हमको, कौन सा पहला रिविट मिल रहा है हमको, पहला रिविट कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है ना, ये वाला, तो इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कहलाएगा एज डिस्टेंस। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इधर भी एज है और इसके बाद भी इधर है तो हो जाएगा आपका एज डिस्टेंस, है ना। मतलब जो लास्ट एज है उससे लेकर के पहला जो रिविट हमको मिल रहा है उसके बीच का डिस्टेंस एज डिस्टेंस कहलाता है। सो अभी आपने पढ़ा गेज लाइन, गेज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस। सो गेज लाइन मतलब क्या, जो लाइन फोर्स के पैरेलल है और रिविट के सेंटर से होकर के गुजर रही है वो गेज लाइन कहलाएगी, और दो गेज लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गेज डिस्टेंस कहलाएगा, और फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में दो रिविट के बीच की कंसेक्यूटिव दूरी कहलाएगी क्या, पिच डिस्टेंस, जिसको पी से डिनोट करेंगे, और कनेक्टिंग मेंबर का एज, किनारा से लेकर के फर्स्ट रिविट के सेंटर तक का डिस्टेंस कहलाएगा एज डिस्टेंस। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया है तो अब आप आगे की डिफिनेशंस पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस मेंबर्स को, कैसे हम लोग एज डिस्टेंस क्या होता है, गेज डिस्टेंस क्या होता है, पिच डिस्टेंस क्या होता है, गेज लाइन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि बार बार यूटिलाइज किए जाते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो कहीं भी लिखा हुआ रहेगा एज डिस्टेंस इतना है, पिच डिस्टेंस इतना है, गेज डिस्टेंस इतना है, तो आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, ताकि आगे का कॉन्सेप्ट आप ले पाएँ और अच्छे से, ठीक है। उसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। अब वही चीज़ जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक बार पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जो मैंने बताया है वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, कुछ नया चीज़ नहीं है यहाँ पे, कुछ बताने के लायक है नहीं, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ ऑलरेडी फिगर से बता दिया है। ओके, सो देखिए लिखा हुआ है पिच डिस्टेंस। क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिविट एंड it is denoted by P. The pitch is measured in the direction of load, hence it is also termed as longitudinal pitch. मैंने क्या बताया था आपको, यही बताया ना कि सेंटर से सेंटर, यानी कि दो रिविट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव रिविट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, लोड। ये चीज़ आपको याद रखना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिविट इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पिच। इट इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल p। यही मैंने आपको फिगर से बताया था पहले भी। ओके, सो कहने का मतलब है कि मान लो एक ये यहाँ पे सेंटर टू सेंटर है, दो रिविट्स है यहाँ पे, दो या तीन रिविट्स है, और इधर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं P, है ना, और इधर में फोर्स लग रहा है P, और एक यहाँ पे भी नेक्स्ट रो है रिविट्स का, यहाँ पे P, है ना। तो ये जो P फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे P फोर्स लग रहा है, तो P फोर्स जो लग रहा है तो इसके डायरेक्शन में ही इसका सेंटर और इसका सेंटर, है ना, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे पिच डिस्टेंस। क्या कहेंगे हम लोग, पिच डिस्टेंस, इसको स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। अब देखिए गेज क्या है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू गेज लाइन, सॉरी, एन एक्सिस पासिंग थ्रू द रिविट एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड गेज लाइन। ओके, एन एक्सिस पासिंग थ्रू द रिविट्स, जो एक्सिस रिविट से पास कर रहा है, ये एक्सिस है ना, पास कर रहा है ना, और फोर्स के क्या है, ये फोर्स के क्या है, पैरेलल
है ना, पैरेलल है, इसको कहेंगे हम लोग गेज लाइन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, गेज लाइन, ठीक है। अब देखिए गेज डिस्टेंस क्या होता है, द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट गेज लाइन इज कॉल्ड द गेज डिस्टेंस, द गेज डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ट्रांसवर्स टू लोड एंड इज कॉल्ड ट्रांसवर्स पिच, इन द सेंस कि जो भी लाइन क्या कर रहा है, जो आपका फोर्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस कर रहा है उसको गेज लाइन कहते हैं, मैंने बताया आपको। और दो नॉर्मल डिस्टेंस, मतलब ये वाला गेज लाइन एक है, फोर्स का डायरेक्शन फोर्स ये जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है और ये लाइन है, इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, गेज डिस्टेंस कहलाएगा। और ये हमेशा फोर्स के क्या रहेगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि फोर्स ऐसे काम कर रहा है ना, पी ऐसा लोड ऐसा लग रहा है, और पिच हमारा कैसा है, पिच हमारा कैसा है यहाँ पे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मीन्स उसके परपेंडिकुलर है, फोर्स ऐसा लग रहा है और हम पिच कैसे डिनोट कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मली, मतलब ये क्या है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग इसको ट्रांसवर्स पिच भी कहते हैं, सॉरी ट्रांसवर्स, हाँ ट्रांसवर्स पिच भी इसको कह सकते हैं, है ना, इसको या गेज डिस्टेंस कहो आप लोग, है ना, क्योंकि फोर्स के क्या कर रहे हो आप लोग, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, दो रिविट के बीच की सेंटर से सेंटर दूरी निकाल रहे हो, क्योंकि लोड के डायरेक्शन में हो जाएगा तो पिच हो जाएगा, लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा तो इसको ट्रांसवर्स पिच कहेंगे, या फिर हम लोग गेज डिस्टेंस कहेंगे इसको, है ना, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, है ना, जनरली कैपिटल जी से, यानी गेज डिस्टेंस ही हम लोग जनरली कहते हैं, मतलब दो रिविट के बीच की दूरी इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, गेज डिस्टेंस, और इसके पैरेलल, ये पैरेलल है तो पैरेलल में क्या हो गया, ये वाला पैरेलल मतलब फोर्स के पैरेलल, ये कहलाएगा पिच। और मान लो यहाँ मेंबर का लास्ट पार्ट है, मेंबर का लास्ट पार्ट है यहाँ पे, तो मेंबर का लास्ट पार्ट यानी कि किनारा है, वहाँ पे एज है, तो एज से लेकर के ये एज है, एज से लेकर के रिविट की पहला जो दूरी है ये कहलाएगा आपका एज डिस्टेंस, ठीक है, मैंने फिर से आपको बता दिया आपको, ओके। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा अब क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता दी ऑलरेडी, ओके। अब इससे भी ज़्यादा अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ओके। हो सकता है किसी को दिक्कत ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं तो हमेशा बोलता ही हूँ कि आप कमेंट कीजिए, क्लासरूम में कमेंट कीजिए, वहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। ऐसे कोई भी ऐसी चीज़ें मैं छोड़ता नहीं हूँ जो आपका कमेंट करने के लायक बचे, क्योंकि जो चीज़ें आपको मुझे लगता है कि आपको यहाँ डाउट्स हो सकता है, सो मैंने हर एक डाउट्स को क्लियर कर दिया है, ओके। सो चलिए नेक्स्ट की स्लाइड को देख लेते हैं, ओके। सो अगर आपको ये जो टॉपिक्स है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप और भी पढ़िए, है ना, पढ़िए और समझिए चीज़ों को, है ना। अब देखिए एज डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया है वही है एज डिस्टेंस, है ना, कुछ नया नहीं लिखा हुआ है, ओके। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द मेंबर और कवर प्लेट एंड द सेंटर ऑफ द नियरेस्ट होल, मीन्स जो कवर प्लेट का एज है, एज ऑफ द मेंबर ऑफ कवर प्लेट एंड द सेंटर ऑफ नियरेस्ट होल, मतलब कि जो आपका एज है वहाँ से जो सबसे नज़दीक का जो होल मिल रहा है उसके बीच की सेंटर की दूरी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, ओके। सो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ कोडल प्रोविजंस जो कि एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, रिवेटेड जॉइंट से क्या है, एसोसिएटेड है, ठीक है। इसमें IS 800 2007 का यूज़ किया गया है, एक्चुअली में ये IS 984 भी यूज़ किया जाता था, क्योंकि 984 को रिवाइज़ करके ही वहाँ पे 2007 आया है ना। देखिए यहाँ पे ये जो कोड होता है ना, एज पर IS 800, ये कोड का नाम है IS 800, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि 1984 में पहले चल रहा था कोड, 1984 के बाद यहाँ पे 2007 में फिर से रिवाइज़ किया गया है, ये रिवाइजिंग ईयर होता है, याद रखिएगा। मान लो कि 2007 के बाद फिर से रिवाइज हो जाएगा 2020 में, तो IS 800 2020 हो जाएगा, ओके। चूँकि 1984 के बाद 2007 में रिवाइज हुआ था तो IS 800 2007 है। रिवीजन इसलिए होता है कि कुछ नए नए टर्म्स, कुछ नए नए टर्मिनोलॉजीज वहाँ पे ऐड किए जाते हैं। तो लगभग जो 1984 का कोड था लगभग उसी तरीके से 2007 का भी है, वहाँ पे कुछ टर्म्स को किया गया है अलग, ठीक है, बाकी सभी चीज़ें कॉमन्स हैं, ओके। सो इस क्लाउज के रिगार्डिंग में अब हम देख लेते हैं कि मिनिमम पिच कितना होता है और मिनिमम गेज कितना होना चाहिए सेफ रिविट्स के लिए, सेफ रिविट जॉइंट्स के लिए, है ना। तो अगर अब हम टर्म यूज़ करेंगे पिच और गेज, तो आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाना चाहिए कि पिच क्या बताया है सर ने और गेज क्या बताया और एज क्या बताया है ना, कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग का जो एक क्वेश्चन हमेशा से था कि देखिए यहाँ पे आपको मेनली यहाँ पे समझना है कि जो ग्रॉस डायमीटर जो लेते हैं हम लोग, है ना, जो ग्रॉस डायमीटर या इफेक्टिव डायमीटर जो हम लोग लेते हैं, इफेक्टिव डायमीटर मतलब क्या है, जो हम मेंबर में होल करने जा रहे हैं उसका डायमीटर कितना लेते हैं, मतलब रिविट के डायमीटर से हम कितना ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है। अगर रिविट डायमीटर कहने का मतलब है नॉमिनल डायमीटर, अगर नॉमिनल डायमीटर जो है, नॉमिनल डायमीटर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 25 mm हो, लेस देन इक्वल टू
25 mm हो। ठीक है, याद रखिएगा। अगर रिविट की डायमीटर, ये अपने नोट्स में आप जरूर मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। रिविट की डायमीटर अगर 25 mm से कम हो या 25 mm के बराबर हो तो होल का डायमीटर हम लोग रखेंगे जो आपका नॉमिनल डायमीटर है प्लस 1.5 mm। क्या करेंगे, नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमको क्या निकलेगा, इफेक्टिव डायमीटर यानी होल का डायमीटर निकल जाएगा। मीन्स अगर एज फॉर एग्जांपल्स, अगर मान लो कि आप जो रिविट यूज़ कर रहे हो उसका डायमीटर 20 mm है, कितना है, 20 mm है, तो 20 mm यानी कि 25 से कम है ना, तो जब भी आप होलिंग करोगे यहाँ पे क्या करोगे, 20 प्लस 1.5, यहाँ पे 1.5 ऐड करके यानी 21.5 mm का क्या होगा, होल होगा वहाँ पे। समझ रहे हो ना, 25 mm से कम रहेगा या 25 mm के बराबर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर आपका जो सैंक डायमीटर यानी नॉमिनल डायमीटर है ग्रेटर देन क्या हो, 25 25 mm से ज़्यादा हो, 25 mm से ज़्यादा हो। ठीक है, इस केसेस में होल का डायमीटर में हम लोग क्या करते हैं, 2 mm ऐड करते हैं। याद रखिएगा, जब भी रिविट का डायमीटर 25 mm से ज़्यादा हो यानी कि नॉमिनल डायमीटर ज़्यादा हो 25 से, वहाँ पे हम इफेक्टिव डायमीटर के लिए 2 mm ऐड करते हैं। मान लो कि आपका रिविट का डायमीटर है 28 मान लो 28, तो ये क्या है, 25 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे होल का डायमीटर निकालोगे तो क्या करोगे, 28 प्लस यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 25 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 30 mm का होल होगा यहाँ पे, है ना। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी थी, ये कोडल प्रोविजंस है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही पिच का नाम हम लेते तो पिच का नाम लेते तो जिधर फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शंस में जो हमारा दो रिविट के बीच की दूरी है, सेंटर टू सेंटर दूरी, दैट इज कॉल्ड पिच। और जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो दो रिविट के बीच की दूरी है उसको कहेंगे हम लोग गेज डिस्टेंस। इन सिंपल, इतना आप लोग समझो अभी, ठीक है। अब देखो मिनिमम पिच एज पर कोडल प्रोविजंस कितना लिया जाता है, मतलब मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए सेंटर टू सेंटर रिविट्स की, है ना। तो मिनिमम पिच होनी चाहिए 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ रिविट्स। कितनी होनी चाहिए मिनिमम पिच? मिनिमम पिच जो होनी चाहिए 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डाया ऑफ रिविट्स। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिएगा। मतलब मिनिमम पिच कहने का मतलब है दो रिविट्स के बीच की कम से कम दूरी जो होनी चाहिए 2.5 टाइम्स जो होना चाहिए नॉमिनल डाया। एंड नॉमिनल डाया मतलब डाया ऑफ व्हाट, शैंक, उसके 2.5 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए, है ना। मैक्सिमम पिच यानी कि मैक्सिमम दो रिविट्स के बीच की सेंटर से सेंटर दूरी कितनी होनी चाहिए, ये भी इसका क्लासिफिकेशन आईएस कोड में किया गया है, ओके। एनी टू एडजेसेंट रिविट्स 32 टाइम्स ऑफ टी। अब यहाँ पे टी क्या है, दो प्लेट को हम जॉइंट्स कर रहे हैं तो उस दोनों प्लेट में से जिस प्लेट की थिकनेस कम होगी, जिस प्लेट की थिकनेस कम होगी, आप पूछ सकते हो ना कि इससे दो प्लेट है, दो प्लेट का मान लो कि एक का थिकनेस अलग है, दूसरा का थिकनेस अलग है, एक का थिकनेस है 20 mm, दूसरे का थिकनेस है 18 mm, तो हम किसको यहाँ पे थिकनेस लेंगे, तो आपको कम वाला जो थिकनेस है उसको कंसिडर करना है, ओके। मान लो कि 20 और 18 है तो 32 टाइम्स ऑफ 18 होगा वहाँ पे, है ना, यानी 32 टाइम्स ऑफ टी और 300 mm विच एवर इज लेस। मान लो कि आप 18 mm है तो 32 गुने टी करोगे, है ना, टी जो भी होगा, है ना, टी करोगे और 300 mm, इस दोनों में से जो कम वैल्यू आएगा वही हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पिच की वैल्यू लेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया होगा। मतलब 32 टाइम्स ऑफ टी, टी क्या है, दो प्लेट में से जो कम थिकनेस वाला प्लेट है उसकी थिकनेस हो जाएगी, और 300 mm, मान लो 32 टाइम्स इंटू टी कैलकुलेट किए, ये आ गया 298 और 300, इस दोनों में से जो क्या होगा, जो मिनिमम होगा, तो 298 मिनिमम है, 298 और 300 में से उसको ले लेंगे। और मान लो आपका कैलकुलेशन आ गया 310 mm और मिनिमम कितना है 300 है, तो 310 mm आपको नहीं लेना है, लेना कितना है 300 लेना है, क्योंकि इस दोनों में से कम होना चाहिए। तो 298 और 300 आया तो मान लो 298 आप कंसिडर कर लिए, लेकिन आपका कैलकुलेशन आया 32 टाइम्स ऑफ टी का, ये आ गया 310 mm और यहाँ पे 300 mm है, तो 310 और 300 में छोटा कौन है, 300 है, तो मिनिमम पिच हम लोग कितना लेंगे, सॉरी मैक्सिमम पिच हम लोग कितना ले लेंगे, 300 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और मिनिमम पिच मतलब समझे ना, 2.5 टाइम्स दी नॉमिनल डायमीटर। मान लो कि रिविट का जो डायमीटर है सैंक का 20 mm है, तो 2.5 टाइम्स अब क्या करेंगे, 20 कर देंगे, जितना करेंगे जो मिनिमम हमारा वैल्यू आएगा उतना हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम पिच ले लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मिनिमम पिच का और मैक्सिमम पिच का। मिनिमम पिच क्या लेंगे 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर, और मैक्सिमम पिच टैकिंग रिविट के केसेस में हम लोग लेंगे 32 टाइम्स ऑफ थिकनेस। थिकनेस कौन सा थिकनेस, जो दो प्लेट में से मिनिमम वाला प्लेट वाला थिकनेस है उसका, और 300 उस दोनों में से जो कम आएगा। और मैंने आपको एग्जांपल से बताया, मान लो 298 है और 300 आ रहा है, तो 298 कंसिडर करेंगे जो दोनों में कम होगा। और मान लो 310 कैलकुलेट होकर के आया और मिनिमम कितना है 300 है, तो आपको 300 लेना पड़ेगा, मतलब उस दोनों में से आपको लेना पड़ेगा 300, और वही हमारा रिविट का मैक्सिमम पिच हो जाएगा, ओके।
सो आई थिंक कि आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। सो आप लोग नोट्स को रिवाइज़ करते रहिए टाइम टू टाइम, कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, ठीक है। नोट्स को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। ओके, सो चलिए अब हमारा लेक्चर्स एंड होने वाला है, कहीं इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है तो हम इसको एंड करेंगे। सो अभी तक आपने जो भी समझा है, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट्स। ओके, अच्छा, आप लोग जो नोट्स है बना रहे हो तो कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए नोट्स बनाने के वक्त में, है ना। सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक बार आप पहले वीडियोस को देखो, और एक बार जब आप नोट्स बनाते हो उस समय एक बार वीडियोस को जरूर देख लो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। नोट्स बनाते समय एक बार वीडियोज़ को जरूर देखो, और एक बार पहले देख लो, 2 बार वीडियोज़ को देखो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, है ना। तो चलिए लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड्स में लास्ट स्लाइड इसके बाद एक और है तो नॉर्मल है, ये स्लाइड्स मेन है। इसमें देखिए इंटेंशन, टेंशन में मान लो कोई मेंबर है तो वहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे जो पिच लेते हैं ये कितना है मैक्सिमम पिच, 16 टाइम्स ऑफ टी और 200 mm विच एवर इज लेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 मेंबर में से जिसका भी थिकनेस कम होगा उसका 16 टाइम्स, और 200 mm विच एवर इज लेस, उस दोनों में से क्या होगा, जो कम होगा, ठीक है। ये क्या है, जो कि रिविट पैरेलल में है उस रिविट्स के लिए है। कंप्रेशन में क्या होगा, 12 टाइम्स ऑफ टी और 200 mm विच एवर इज लेस, मतलब 12 गुने थिकनेस ऑफ स्मॉलर थिकनेस ऑफ प्लेट और 200 mm, दोनों में से जो कम आएगा। मान लो कैलकुलेट किए, आ गया 198 और 200, तो मिनिमम कौन है इसमें से, 198 है ना, तो 198 की हम मैक्सिमम पिच लेंगे। मान लो आप 12 टाइम्स ऑफ टी कैलकुलेट किए, ये आ गया आपका 210, है ना। तो 210 और 200 आ गया, इसमें से कम कौन है, यहाँ पे कौन होगा कम, 200 कम है ना, 210 और 200 में, तो यहाँ पे 200 में हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे मैक्सिमम पिच। ये ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल पूछा जाता है। इंटेंशन 16 टाइम्स ऑफ टी और 200 mm, और इन कंप्रेशन 12 टाइम ऑफ टी और 200 mm विच एवर इज लेस, उस दोनों में से जो भी कम होगा। देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू लिखी हुई, क्या होता है, टी होता है थिकनेस ऑफ थिनर आउटसाइड प्लेट्स, जो मतलब 2 प्लेट्स है उस दोनों में से जो थिन प्लेट होगा, यानी जो कि पतला प्लेट होगा उसकी थिकनेस को हम लोग लेते हैं। ओके, सो चलिए लास्ट स्लाइड है इसके बाद में हमारी, है ना। लास्ट स्लाइड में अब कुछ बचा नहीं हुआ है, अब लगभग खत्म हो चुका है। अब आपको रिवेटेड जॉइंट्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे आप। सो ये लास्ट स्लाइड है, एज डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने बनाया था ये लास्ट स्लाइड आपको। देखिए यहाँ पे जैसे कि देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, 1-2 बताऊँगा, उसके बाद आपको समझना है यहाँ पे ये टेबल्स क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे इस टेबल में क्या कह रहा है, देखिए डाई ऑफ रिविट है, डाई ऑफ होल है, फॉर शेयर्ड और रफ एज के लिए और फॉर रॉल्ड एंड प्लेन एज के लिए, ठीक है। ये आई कोडल है, सबको आपको याद नहीं रखना, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए 12 mm है ना डाई ऑफ रिविट्स, तो मैंने आपको बताया था कि 25 से कम होगा या 25 के बराबर होगा तो उसमें 1.5 ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे डाई ऑफ होल देख रहे हैं ना 13.5, यानी 12 प्लस 1.5 0.5। ओके, यहाँ पे देखिए 14 है, तो 14 है तो क्या है, 25 से कम है, तो यहाँ पे डाई ऑफ होल कितना हो जाएगा, 1.5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ पे 1.5 क्या करना है आपको, ऐड करना है डाई ऑफ होल के लिए, तो कितना हो जाएगा 15.5। इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग है ना। अब देखिए यहाँ पे 24 तक, यानी 25 से कम है, तो यहाँ पे क्या किया 1.5 ऐड करते हुए चले गए। अब देखिए जैसे 27 आ गया, तो 27 क्या है, ये 25 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोले थे कि जब भी 25 से ज़्यादा हो जाए तो डाई ऑफ आपको निकालना है होल, तो वहाँ पे 2 mm ऐड करना है। ओके, तो ये चीज़ समझना है। यहाँ पे तो कितना ऐड किया गया है, यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, 2 mm ऐड किया गया, तो कितना आ गया 29, ठीक है। यानी कि आपको 25 से ज़्यादा होगा तो 2 mm ऐड करना है, 25 से कम या 25 के बराबर है तो 1.5 mm ऐड करना है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये एज डिस्टेंस है। एज डिस्टेंस के बारे में कोडल प्रोविजंस में दिया गया है कि आपको इतना एज डिस्टेंस इस कॉरस्पॉन्डिंग डाया के लिए लेना है, और इसका रेडीमेड फार्मूला भी है, आगे के लेक्चर्स में जब क्वेश्चन करूँगा तो वहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अब कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अब बता दी हैं आपको रिवेटेड कनेक्शंस के रिगार्डिंग्स में। आप लोग प्लीज़ नोट्स को रिवाइज़ करते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए, और 2 बार 3 बार नोट्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप अगर आज अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, आज अपने सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो आपके लिए लाइफ टाइम हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे, है ना।
अगर आप आज अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि फिर आपको पढ़ना पड़े आगे जा करके, तो वहाँ पे उतना टाइम नहीं होगा और वहाँ पे उतना आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ना। टाइम को ये मत एक्सपेंड मत करो, ठीक है। जो टाइम आपको मिला है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, है ना। बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के पास, घर में भी रह के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप इसका यूटिलाइज़ करो प्रॉपर, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर्स। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।